कन्ना ने हाथ बढ़ाकर अग्नि से दवाइयों का प्लास्टिक का बैग ले लिया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। लेकिन पीछे से अग्नि की आवाज सुनते ही उसके कदम जैसे वहीं ठहर गए। अग्नि बिल्कुल सहज लहजे में बोला, तो आपका टोटल बिल हुआ 13,000 रुपए। कन्ना ने हैरानी से आंखें बड़ी कर ली। वह तुरंत पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या 10,000 था ना, तेरा कैसे हो गया? अग्नि ने हल्की भौहें उठाकर कहा, अरे 3 घंटे नर्सिंग होम के बेड पर आराम किया आपने, उसके बाद जो दवाइयों का प्लास्टिक बैग आपके हाथ में है वो भी खरीदा गया है। यह सब कोई मुफ्त में तो देता नहीं है मुझे। कड़ा के चेहरे का रंग जैसे उड़ गया। वह झुंझलाकर बोली, आप मुझे सरकारी अस्पताल में ले जा सकते थे। मैं तो इतने समय तक उसे सरकारी अस्पताल ही समझ रही थी। अग्नि कुछ बोल पाता उससे पहले ही कना झुंझलाकर मुड़ी और तेज कदमों से चलने लगी। चलते चलते वह धीरे से बड़बड़ाई, छी, मरी जाती तो अच्छा था। कम से कम ये 13,000 का बोझ तो सिर पर नहीं आता। अपने ही ख्यालों में खोई हुई दवाइयों का प्लास्टिक बैग कसकर पकड़ते हुए कन्ना घर की तरफ बढ़ती चली गई और पीछे खड़ा अग्नि बस चुपचाप उसे जाते हुए देखता रह गया। अरे कहाँ जा रही हो? कम से कम ठीक से टाटा तो कर जाओ। और हाँ, कल शाम ठीक 4 बजे नदी के किनारे, याद रहे। अग्नि ने जरा ऊंची आवाज में यह बात कन्ना की तरफ देखते हुए कहा। कन्ना चलते चलते ही मुंह बनाकर मन ही मन बुदबुदाई, याद रहे, जैसे कोई बड़े लाट साहब हो। उसकी बात सुनकर ही मुझे चलना होगा। मैं हल्की सी भेंगी बनाकर आगे बढ़ गई, मानो अग्नि की बात को बिल्कुल महत्व ही नहीं दे रही हो। कना के जाते ही अग्नि के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह सिर हिलाते हुए गाड़ी में बैठा और इंजन स्टार्ट कर अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर कन्ना जैसे ही घर के आंगन के सामने पहुंची, उसने देखा उसकी माँ और छोटा भाई अभी तक जाग रहे थे और सड़क की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। शायद भी उसी का इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही उसका छोटा भाई बिट्टू अचानक उछलकर खड़ा हो गया और दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। कना के माथे पर बंधे बैंडेज को देखते ही बिट्टू की आंखें चिंता से भर गईं। वह घबराकर बोला, अरे दीदी, ये तेरे माथे पर कैसे लग गया? बहुत दर्द हो रहा है ना? उसकी मासूम आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी और कना अपने छोटे भाई की आंखों में इतनी चिंता देखकर कुछ पल के लिए चुप हो गई। बिट्टू का चेहरा देखकर कना के होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। जिस तरह वह घबराकर सवाल पर सवाल किए जा रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो चोट कना को नहीं, बल्कि उसके छोटे से भाई को लगी हो। कना ने प्यार से बिट्टू के गाल पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, अरे दर्द क्यों होगा? तू ही तो कहता है ना कि तेरी दीदी सुपर हीरो है, और सुपर हीरो को कभी दर्द होता है क्या? इतना कहकर उसने शरारत से बिट्टू की नाक दबा दी। बिट्टू थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता अभी भी बाकी थी। उधर प्रियंका देवी धीरे धीरे कन्ना के पास आई और उसके पूरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए भावुक आवाज में बोली, तुझे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे कितनी राहत मिली है, मैं बता भी नहीं सकती। अब अंदर चल, थोड़ा कुछ खा ले और आराम कर, बहुत रात हो गई है। कुछ देर बाद कन्ना फ्रेश होकर बाहर आई। प्रियंका देवी ने कन्ना और बिट्टू दोनों को खाना परोस दिया। खाना खत्म होने के बाद प्रियंका देवी ने हल्की गंभीर आवाज में कन्ना की तरफ देखते हुए पूछा, अब बता, तेरे सिर पर ये चोट कैसे लगी? कन्ना ने बाजार में उसके साथ जो भी हुआ सारी घटना विस्तार से बता दी। उसकी बात सुनकर प्रियंका देवी कुछ पल चुप रही, फिर थोड़ी हैरानी से पूछ बैठी, एक बात बता, वो लड़का, क्या तू उसे पहले से जानती है? माँ के इस सवाल पर कन्ना कुछ पल के लिए चुप रह गई। अब उसके पास इस सवाल का सीधा जवाब ही नहीं था। कन्ना धीरे से बड़बड़ाई, लो शुरू हो गई जासूसी। वह कुछ और कहने ही वाली थी, उससे पहले बिट्टू जल्दी से बोल पड़ा, माँ अभी रहने दो ना ये सब बातें। आप देख तो रही हैं दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। पहले आप इन्हें दवाइयाँ ठीक से खिला दो, नहीं तो ये दवा भी नहीं खाएंगी और ऐसे ही जाकर सो जाएंगी। बिट्टू की बात सुनकर प्रियंका देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, तू सही कह रहा है, मैं भी ना फालतू के सवाल लेकर बैठ गई। फिर उन्होंने हल्की भावुक आवाज में कहा, आज मेरी बेटी को बचाने के लिए भगवान का और उस लड़के का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर वो समय पर नहीं मिलता तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ पल रुककर उन्होंने कना की तरफ थोड़ा सख्त नजर से देखते हुए कहा, और सुन कना, आज के बाद कभी भी शाम के समय अकेले घर से बाहर नहीं जाएगी। आजकल का समय बहुत खराब है। इतना सुनते ही बिट्टू तुरंत कन्ना के पास आकर बोला, हाँ दीदी, तू अकेली कहीं नहीं जाएगी। अगर जाना बहुत जरूरी हो
तो मुझे साथ लेकर जाएगी। कना ने तुरंत उसके सिर पर हल्का सा चपत लगाया और हंसते हुए बोली, वाह रे, मेरा बड़ा पहलवान आ गया मुझे बचाने। बिट्टू मुंह बनाकर सिर सहलाने लगा। तभी प्रियंका देवी ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, कना जल्दी जा और मुंह धोकर आ, दवाइयाँ खानी है तुझे। उनकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे माँ की चिंता साफ झलक रही थी। कना भी एक आज्ञाकारी बेटी की तरह जल्दी से अपने कमरे में चली गई। उसके हाथ में पानी से भरा एक गिलास था। उसने चुपचाप दवाइयाँ खाई और बिस्तर पर लेट गई। प्रियंका देवी आकर दोनों भाई बहन के बीच बैठ गईं। प्यार से उन्होंने कना और बिट्टू के सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। दिन भर की थकान और चिंता के बाद कुछ ही पलों में दोनों थके हुए शरीरों पर नींद हावी हो गई। कमरे में धीरे धीरे गहरी शांति फैल गई। सुबह की हल्की सी मीठी धूप खिड़की की रेलिंग के बीच से होकर कमरे में आई और सीधा कना के चेहरे पर पड़ने लगी। उस गर्माहट से कना का चेहरा थोड़ा सिकुड़ गया। वह धीरे धीरे आंखें खोलने लगी। नींद भरी आंखों से चारों तरफ देखने के बाद उसे महसूस हुआ कि सुबह काफी आगे बढ़ चुकी है। जैसे ही उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी, वह अचानक चौंक कर बिस्तर से उछलकर खड़ी हो गई। 9 9 बज गए, उसने घबराकर खुद से कहा। और 10 बजे तो अंशु के ऑडिशन के लिए लाइन में लगना है। वह लगभग घबराते हुए बड़बड़ाई, हे भगवान, आज तो मेरी मदद करो। इतना कहते ही वह जल्दी जल्दी फ्रेश होने चली गई। कुछ ही देर में तैयार होकर बाहर आई। उसके सिर पर अभी भी बैंडेज बंधा हुआ था, इसलिए उसने बालों को पूरी तरह नहीं बनाया, बस नीचे के हिस्से के कुछ बालों की एक साधारण सी चोटी बनाकर उन्हें खुला छोड़ दिया। जल्दबाजी उसके हर हाव भाव में साफ झलक रही थी। उसे किसी भी हाल में देर नहीं करनी थी। बैग कंधे पर टांग कर कना जैसे ही घर से बाहर निकलने वाली थी, तभी पीछे से प्रियंका देवी की आवाज आई, कना आप कहाँ जा रही है? कना ने धीरे से जीभ काटी और मन ही मन बुदबुदाई, जहाँ बाघ का डर वहीं शाम हो जाती है। फिर वह मुड़कर माँ की तरफ पूरी तरह सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोली, कॉलेज जा रही हूँ माँ, आज क्लास टेस्ट है, इसलिए किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकती। प्रियंका देवी ने उसे थोड़ी देर तक सकभरी नजरों से देखा, फिर धीमे स्वर में पूछ बैठी, सच कह रही है ना? कना ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। झूठ बोलकर मुझे क्या फायदा होगा? बल्कि आज अगर घर पर ही रह पाती तो मेरे लिए ही अच्छा होता, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। ये कहते हुए उसने थोड़ा सूखा सा चेहरा बना लिया। प्रियंका देवी ने हल्की झुंझलाहट से कहा, तो क्या सुबह उठते ही खाली पेट कॉलेज चली जाएगी? पहले कुछ खा ले फिर जाना। इतना कहकर उन्होंने कन्ना को पास बुलाया और रसोई से एक छोटा सा बर्तन निकाल कर ले आई। बर्तन में थोड़ा सा अलग करके बाकी कड़ा की तरफ बढ़ाते हुए बोले, घर में सुबह के नाश्ते के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, थोड़ा आटा पड़ा था, उसी से आटा घाटा बना दिया। बिट्टू खाकर चला गया और तेरे लिए थोड़ा बचाकर रखा था। कना ने बर्तन की तरफ देखा, उसके होठों पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे माँ, ये तो हम दोनों भाई बहनों का सबसे फेवरेट पसंदीदा खाना है। जब घर में कुछ नहीं होता ना, तब यही बहुत आसानी से हमारी भूख मिटा देता है। उसकी आवाज में सादगी थी और उस सादगी में छिपा था एक छोटे से घर का सच्चा अपनापन। प्रियंका देवी ने प्यार से कन्ना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हर तरह की परिस्थिति में तुम लोग कितनी अच्छी तरह खुद को ढाल लेते हो। फिर थोड़ी देर रुककर उन्होंने धीरे से कहा, सुन, मैं सोच रही हूँ आज तेरे मामा के घर होकर आऊं। देखती हूँ शायद कुछ पैसे मिल जाएं। घर में तो कुछ भी नहीं बचा है और तेरी ट्यूशन के पैसे मिलने में अभी बहुत देर है। तब तक अगर थोड़ा बहुत उधार मिल जाए तो कुछ दिन गुजारा हो जाएगा। अगर कोई और दिन होता तो कन्ना तुरंत माँ को मामा के घर हाथ फैलाने से मना कर देती, लेकिन आज वह चुप रही। महीने का भी आधा भी नहीं बीता था, उधर ट्यूशन वालों ने साफ कह दिया था कि इस बार पैसे अगले महीने एक साथ देंगे। पैसे रोक कर रखते समय शायद कोई ये नहीं सोचता कि वही 300-400 रुपए किसी गरीब के घर में एक हफ्ते के खाने का सहारा बन सकते हैं। ये सब सोचकर कन्ना का मन भारी हो गया। उसने चुपचाप अपना खाना खत्म किया और उठकर जाने लगी। तभी पीछे से प्रियंका देवी ने आवाज दी, साइकिल लेकर जाना, बिट्टू ने उसे ठीक करा दिया है। कन्ना ने हल्के से सिर हिलाया और घर से बाहर निकल गई। मन में तरह तरह की चिंताएं लिए वह ऑडिशन वाली जगह पर पहुंची। साइकिल को एक तरफ पार करके जब वह लाइन में लगने के लिए आगे बढ़ी तो सामने का नजारा देखकर कुछ पल के लिए वह ठिठक गई।
गेट के पास तक लोगों की एक लंबी लाइन, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। कना ने गहरी सांस ली। आज का दिन शायद आसान नहीं होने वाला था। लाइन में खड़े खड़े लगभग 1 घंटा बीत चुका था। तेज धूप की तपिश ऊपर से लगातार पड़ रही थी और उसी के साथ सिर में उठती हल्की सी चुभन भरी दर्द ने कना के पूरे शरीर को जैसे थका दिया था। वह बार बार फोन निकालकर अंशु को कॉल कर रही थी, यह जानने के लिए कि उसकी क्लास खत्म हुई है या नहीं, लेकिन हर बार वही नतीजा। फोन बजता रहा पर अंशु की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तभी कना की नजर थोड़ी दूर बैठे कुछ लड़के लड़कियों पर पड़ी। वे सब गोल घेरा बनाकर बैठे थे और गिटार के साथ गाना गा रहे थे। कना अनायास ही उनकी तरफ देखने लगी। कभी कभी उनके गाने की धुन उसे थोड़ी गलत लग रही थी, जैसे सुर कहीं फिसल रहे हों, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि जो लोग गा रहे थे वे सब गिटार लिए बैठे थे। शायद सबने कहीं ना कहीं से अच्छे से ट्रेनिंग ली होगी, और वह उसने तो कभी किसी से गाना सीखा ही नहीं। फिर वह कौन होती है किसी की गलती सुधारने वाली। इन्हीं विचारों के बीच पर लाइन में खड़ी खड़ी बड़े ध्यान से उनका गाना सुनती रही। तभी उनमें से एक लड़का गाने के लिरिक्स ही गलत गाने लगा। बस वही पल था जब कना खुद को रोक नहीं पाई। अनायास ही उसके होंठ खुल गए और वह बिना सोचे गाने लगी। मेरी आवाज में छुपे हैं हजारों अरमान, टूटे ख्वाबों से मैंने बनाया है ये आसमान। हार कर भी कभी मैंने उम्मीद छोड़ी नहीं, आज सुरों से लिख दूंगी अपनी पहचान। मेरी खामोशी में भी छुपे हैं कई अफसाने, दर्द को सुर बनाकर गाए हैं ये तराने। उसकी आवाज जैसी हवा में घुली, पास खड़े कई लोग अचानक चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे, और वहीं बैठे गिटार वाले लड़के लड़कियां भी गाना रोककर उसकी ओर मुड़ गए। गाना खत्म होते ही कना ने धीरे से आंखें खोली और सामने देखा। वह चौंक गई। कना को तभी एहसास हुआ वह जाने अनजाने सबके सामने गा उठी है। गिटार लिए बैठे उस पूरे ग्रुप के लोग और आसपास खड़े कई लोग सब उसे ही देख रहे थे, जैसे अचानक किसी अनजाने सुर ने सबको बांध लिया हो। कुछ क्षण के लिए कना घबरा गई। वह जल्दी से हाथ जोड़ते हुए बोली, सॉरी सॉरी, मुझे ऐसे बीच में गाना शुरू नहीं करना चाहिए था। बस गलत लिरिक्स सुनकर खुद को रोक नहीं पाई। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक चारों तरफ से तालियों की आवाज गूंज उठी। कई लोग मुस्कुराते हुए कहने लगे, बहुत शानदार गाया तुमने। उसी ग्रुप में बैठे एक उम्रदराज व्यक्ति ने गौर से कना को देखा, फिर शांत स्वर में पूछा, तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है? कना ने तुरंत सिर झुका लिया, धीमे स्वर में बोली, मैंने कभी गाना सीखा ही नहीं, आज तो बस एक दोस्त के लिए यहाँ लाइन में खड़ी हूँ, वो आते ही मैं चली जाऊंगी। बिना सीखे ही इनकी गलती पकड़ने की हिम्मत कर ली, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। वह व्यक्ति कुछ पल तक कना को देखते रहे, फिर स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, अगर तुम्हें सही मार्गदर्शन मिले तो तुम संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सकती हो। तुम्हारी आवाज में वो करिश्मा है। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, मुझे उम्मीद है एक दिन तुम्हें भी टीवी की स्क्रीन पर गाते हुए देखूंगा। कना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक ने पीछे से उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। कना घबराकर मुड़ी। सामने खड़े इंसान को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई। सामने खड़े इंसान को देखते ही उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी उभर आई। भौहें सिकोड़ते हुए कना धीमी आवाज में बोली, क्या हुआ अंशु? इस तरह हाथ पकड़कर क्यों खींच लाए? मैं तो बात कर रही थी। अंशु का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने दांत भींचते हुए कहा, बात कर रही थी या गाना गाकर लोगों की सिंपैथी बटोर रही थी? उसकी आवाज में ताना साफ झलक रहा था। एक बात बता, तू वहां मेरे लिए लाइन मारने गई थी या फिर अपना रास्ता साफ करने? अंशु की बातें सुनकर कन्ना जैसे आसमान से गिर पड़ी। उसकी आंखों में अविश्वास उतर आया। कुछ पल तक वह बस अंशु को देखती रह गई, फिर बेहद असहाय आवाज में बोली, अंशु ये तू क्या कह रहा है? अंशु ने गुस्से में भरी आवाज में कहा, हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा। तू यहाँ अपना नाम कमाने लगी है और उधर देख लाइन कितनी आगे बढ़ चुके हैं। शाम 4 बजे ऑडिशन बंद हो जाएगा। इतने लोगों को पार करके मैं जजों तक पहुंच पाऊंगा? तुझे सच में ऐसा लगता है? वह बिना रुके बोलता ही गया, तुझ पर भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुझे बताए बिना मैं समय पर यहाँ आ जाता तो अब तक मेरा ऑडिशन हो चुका होता। श्रेया ठीक ही कहती है, तू कभी मेरा भला चाह ही नहीं सकती। एक ही सांस में इतना सब कहकर अंशु चुप हो गया। उसकी बात सुनकर कन्ना कुछ पल तक चुप खड़ी रही, फिर उसके होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी।
ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द साफ छिपा हुआ था। वह धीमे से बोली, बेस्ट ऑफ लक, सिलेक्ट हो जाओ तो बता देना, तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी, कहकर कना वहां से मुड़कर चल दी। साइकिल चलाते हुए वह बार बार अपने हाथ की उल्टी तरफ से आंखें पोंछ रही थी। उसकी आंखों में बार बार वही सवाल घूम रहा था, अंशु ये कैसे कह सकता है कि मैं उसका भला नहीं चाहती। दिल के किसी कोने में हल्का सा दर्द उठ रहा था। शायद अब उसके लिए मेरी अहमियत पहले जैसी नहीं रही। शायद अब किसी और की बातें उस पर ज्यादा असर करती हैं। लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक दिया। नहीं, मैं इन सब बातों के बारे में सोचकर अपना मन खराब नहीं करूंगी। उसने मनी मन खुद से कहा, अब मैं अंशु के बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपना कैरियर बनाना और अपने छोटे भाई को एक अच्छा इंसान बनाना। उसने साइकिल की रफ्तार थोड़ा और बढ़ा दी। अब मेरी जिंदगी में किसी और चीज के लिए जगह नहीं है। क्यों, बॉयफ्रेंड होने का मतलब यह है कि मैं किसी और लड़के को देख भी नहीं सकती? मीनाक्षी ने बड़ी बेफिक्री से कंधे उचकाते हुए कहा। फिर शरारती मुस्कान के साथ आगे बोली, सुन, बाहर से तो मैं रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन अंदर से मेरा दिल अभी भी बिल्कुल प्योर सिंगल है। इसलिए अगर इस दिल का मन किसी हैंडसम लड़के को देखने का करे तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। इतनी सहजता से ये बात कहकर मीनाक्षी रुक गई। कना ने उसकी बात सुनकर आंखें तरेरी और झुंझलाकर बोली, तू जो चाहे कर। अगर इतना ही शौक है तो कॉलेज गेट के सामने एक कुर्सी डालकर बैठ जा और पूरे दिन लड़कों को देखकर बेहोश होती रहे। मैं तो घर जा रही हूँ। ये कहकर कन्ना जाने के लिए मुड़ी ही थी कि मीनाक्षी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। शरारत भरी नजर से उसे देखते हुए वह बोली, अच्छा सुन, तेरा वो चमगादड़ कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रहा। कन्ना ने अपने दुपट्टे का कोना उंगलियों में लपेटते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अंशु गाने के ऑडिशन देने गया है। मैं कॉलेज आने से पहले वही लाइन में उसके साथ खड़ी थी, तो इसीलिए आज कॉलेज आने में तुझे देर हो गई। मीनाक्षी ने ध्यान से कन्ना का चेहरा देखते हुए कहा। फिर उसकी आंखें थोड़ा सिकुड़ गईं। लेकिन तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, कुछ और भी हुआ है, और तू मुझे सच सच बताएगी। मीनाक्षी की आवाज अब पहले से ज्यादा गंभीर हो गई थी। कन्ना अच्छी तरह जानती थी कि मीनाक्षी उसके लिए कितनी पजेसिव है। अगर कोई उसके बारे में जरा सी भी गलत बात कह दे तो मीनाक्षी बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ती है। इसी वजह से वह अंशु की कई बातें उसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मीनाक्षी से वह कुछ छुपा भी नहीं सकती थी। जैसे मीनाक्षी ने थोड़ा जोर दिया, कन्ना ने धीरे धीरे सारी बातें उसे बता दी, एक एक करके बिना कुछ छुपाए। कन्ना की बात पूरी होते ही मीनाक्षी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तमतमाते हुए बोली, वो लड़का तो पूरा शैतान है। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो कभी भी तेरी कामयाबी देखना नहीं चाहता। जब लोगों ने तेरे गाने की तारीफ की होगी ना, तो वो अच्छी बातें उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही होंगी। इसीलिए उसने सारा गुस्सा तुझ पर निकाल दिया। मीनाक्षी अब सचमुच गुस्से से पुकार रही थी। वह आगे बोली, अरे पगली, वो तुझे सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसके ये सब काम करने के लिए कोई श्रेया विरा तो आएगी नहीं। वो लोग तो बस वो बेबी वो स्वीट हार्ट करते हुए उसके ऊपर गिर पड़ सकती हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करने नहीं आएंगी। मीनाक्षी की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था और कन्ना चुपचाप खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। जैसे उसे पहले से ही अंदाजा था कि मीनाक्षी का रिएक्शन ऐसा ही होगा। आखिरकार कन्ना की बात मानकर मीनाक्षी ने गहरी सांस ली और बोली, अच्छा बाबा, तेरी सारी बातें मान ली मैंने। अब तू दिमाग ठंडा रख और ट्यूशन के लिए निकल, नहीं तो तुझे देर हो जाएगी। कन्ना की बात सुनते ही जैसे मीनाक्षी को अचानक कुछ याद आया। उसकी आंखें फैल गईं। अरे, आज तो मेरी ट्यूशन थी। वह अपने माथे पर हाथ मारते हुए घबराकर बोली, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा। बहुत देर हो गई। जल्दी जल्दी अपना बैग ठीक करते हुए वह बोली, चल मैं अब चलती हूँ, और हाँ, तू घर जाते वक्त ध्यान से जाना। इतना कहकर मीनाक्षी लगभग भागते हुए कॉलेज के गेट की ओर निकल गई। कन्ना कुछ पल तक उसे उसी हड़बड़ी में जाते हुए देखती रही। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से बुदबुदाई, एकदम पगली है ये लड़की। उसके बाद कन्ना भी अपना बैग कंधे पर टांग कर कॉलेज से बाहर निकल आई। अग्नि को इधर फोन पर समीर की आवाज सुनाई दी। सर, मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, जरा देख लीजिए। अग्नि ने हल्का सा मुंह सिकोड़ते हुए पूछा, किस चीज का वीडियो समीर? समीर तुरंत बोला, एक गाने का वीडियो है सर। आज ऑडिशन के समय बाहर जो लाइन लगी थी ना, उसी समय शायद पीछे से किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, फिर किसी ग्रुप में डाल दिया। वहीं से किसी ने मुझे भेजा, तो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। अग्नि ने कहते हुए वीडियो खोलने के लिए फोन की स्क्रीन पर उंगली रखी,
लेकिन तभी उसकी नज़र अचानक फोन के टाइम पर पड़ गई। 4 बजे। अग्नि जैसे बिजली का झटका लगने पर उछल पड़ा। वह तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वो सिट। उसे याद आया, 4 बजे का समय उसने कन्ना को दिया था। एक पल भी और बर्बाद किए बिना उसने फोन टेबल पर ही फेंका और तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अगर आज वह देर कर देता तो शायद कन्ना फिर कभी उसे मिलने नहीं आती। झील के किनारे बैठी थी कन्ना, पैर पानी की तरफ लटकाए चुपचाप दूर तक फैले शांत पानी को देख रही थी। हल्की हवा चल रही थी, जिससे झील की सतह पर छोटी छोटी लहरें बन रही थी। कभी वह फोन की स्क्रीन पर समय देखती, तो कभी उम्मीद भरी नजर से सड़क की तरफ, शायद अभी आ जाए। लेकिन हर बार सड़क खाली ही दिखती। कुछ पल बाद उसने हल्की सी निराश सांस ली और फिर से झील की तरफ देखने लगी। पास ही पड़े छोटे छोटे कंकड़ उठाकर वह एक एक करके पानी में फेंकने लगी। कंकड़ के गिरते ही पानी में गोल गोल लहरें फैल जाती और फिर सब पहले जैसा शांत हो जाता। कन्ना धीमे से खुद में बुदबुदाई, नहीं, शायद आज वो नहीं आएंगे। हो सकता है किसी काम में फंस गए हों। फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चलो, अच्छा ही हुआ। आज के लिए मेरे 10 रुपए तो मेरे बैग में ही बच गए। यह सोचकर उसने हाथ में पकड़ा हुआ 10 रुपए का नोट बैग में रखने के लिए उठाया ही था कि तभी अचानक पीछे से किसी ने झटके से वह नोट उसके हाथ से छीन लिया। कन्ना चौंक कर पलटी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी, मेरा हक है तो मेरे पास ही रहेगा। कहते हुए अग्नि उसकी बगल में आकर बैठ गया। कन्ना कुछ पल के लिए बस उसे देखती ही रह गई। अग्नि ने उसकी तरफ देखते हुए हल्की भौहें चढ़ाई और पूछा, अब बताइए, सिर का दर्द कम हुआ? फिर थोड़ी सख्त लेकिन चिंता भरी आवाज में बोला, और दवाइयाँ वो ठीक से ले रही हैं ना आप? कन्ना ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसे देखती रही, जैसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में आ गया है। उसकी आंखों में जो इंतजार था वह अग्नि से छिपा नहीं रह सका। कन्ना थोड़ी हैरान रह गई। जिस इंसान को वह अपना बेस्ट फ्रेंड कहती है, उसी ने उसके सिर पर बंदी पट्टी देखकर भी एक बार नहीं पूछा कि ये कैसे हुआ, यह वह कैसी है। और ये आदमी अभी आकर उसके पास बैठा भी नहीं कि सबसे पहले उसकी तबीयत का हाल पूछने लगा। उसके मन में एक सवाल धीरे धीरे उठने लगा, क्या अंशु सच में मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, या फिर इनकी बात ही सच थी? कन्ना अनजाने में ही अग्नि को एकटक देखती रही। अग्नि ने जब उसे इस तरह खोया हुआ अपनी तरफ देखते हुए पाया, तो वह उसके सामने हाथ हिलाते हुए हल्के से हंसकर बोला, ए मिस, क्या सोच रही हैं आप इतनी गहराई से? कन्ना जैसे अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने जल्दी से सिर हिलाया, नहीं, कुछ नहीं सोच रही थी। आज मैं चलती हूँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अग्नि के चेहरे की मुस्कान तुरंत फीकी पड़ गई। थोड़ा उदास होकर वह बोला, अभी तो मैं आया हूँ और आप अभी चली जाएंगी? फिर खुद ही धीरे से बोला, ठीक है, आज आप आराम कर लीजिए, लेकिन कल थोड़ा ज्यादा समय देकर इसकी भरपाई कर दीजिएगा। फिर उठते हुए कहा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। कन्ना ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। रोज रोज आपकी गाड़ी में बैठूंगी तो आदत खराब हो जाएगी। हल्की सी मुस्कान के साथ वह बोली, मैं साइकिल से आई हूँ, चली जाऊंगी। इतना कहकर वह जल्दी से उठी और वहां से चली गई। अग्नि कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अजीब लड़की है, वह धीरे से बुदबुदाया। घर आने के बाद भी कन्ना का मन कहीं नहीं लग रहा था। बार बार उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि अंशु का ऑडिशन कैसा हुआ होगा। क्या वह सच में स्टेज तक पहुंच पाया होगा, या भीड़ में ही कहीं रह गया होगा? वह बेचैनी से बरामदे के इस कोने से उस कोने तक टहलती रही, लेकिन मन किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। शाम के 7 बजे से अब लगभग 9 बजने वाले थे, फिर भी अंशु का कोई फोन नहीं आया। कन्ना ने हाथ में पकड़ा फोन देखा, फोन तो ऑन ही है, फिर कॉल क्यों नहीं आया? उसी बेचैनी और इंतजार के बीच अचानक फोन की रिंग बज उठी। कन्ना के चेहरे पर तुरंत खुशी चमक उठी। उसने जल्दी से फोन उठाया। उसे पूरा यकीन था कि यह कॉल अंशु का ही होगा, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर नजर डाली, उसकी मुस्कान थोड़ी सी फीकी पड़ गई। स्क्रीन पर अंशु का नाम चमक रहा था। उसने जल्दी से सांस ली और कॉल रिसीव कर ली। हेलो। लेकिन अंशु की तरफ से जो शब्द उसके कानों में पड़े, उन्हें सुनते ही कन्ना की आंखें अचानक आंसुओं से भर उठी। क्या करना करना, छोड़ो ना यार ये सब बातें। श्रेया, अभी हमारा एंजॉय करने का मूड है। किसी बाहरी इंसान की वजह से इसे खराब नहीं करना चाहता। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे कोई म्यूजिक फिर से चालू करो। वीडियो खत्म होते ही कन्ना के हाथ से मोबाइल
फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। वह उसी तरह स्तब्ध सी बैठी सामने देखने लगी, जैसे उसकी आंखें तो खुली हों, लेकिन उनमें देखने की ताकत अब बाकी ना हो। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सीने के अंदर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वह अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, वही अंशु उसके बारे में इतना नीचा सोच सकता है। कना ने तो उसे हमेशा निस्वार्थ भाव से चाहा था। दोस्ती को सच्चे प्यार में उसने हमेशा अंशु का साथ दिया। उसके हर सपने में उसके साथ खड़ी रही। लेकिन अंशु के व्यवहार से उसने कभी महसूस ही नहीं किया था कि उसके दिल में उसके लिए ऐसी सोच छिपी हुई है। आज उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसका मन कर रहा था कि किसी को कसकर पकड़ ले और फूट फूट कर रो पड़े। आखिर क्यों? क्यों उसके साथ ही बार बार ऐसा होता है? यह सवाल जैसे उसके भीतर चीख रहा था। आंसू रोकना अब उसके बस में नहीं था। वह धीरे से झुककर दोनों घुटने के बीच अपना चेहरा छिपा ली और सिसकियां भरते हुए रोने लगी। उधर जमीन पर पड़ा मोबाइल लगातार बज रहा था। स्क्रीन बार बार चमक रही थी। कॉल आ रही थी, लेकिन कना को जैसे किसी चीज का होश ही नहीं था। कुछ देर बाद अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। कना ने बिना चेहरा उठाए ही भर्राई हुई आवाज में कहा, बिट्टू अभी मुझे परेशान मत कर, कृपया थोड़ी देर मुझे अकेला रहने दे। कना, जैसे ये परिचित आवाज उसके कानों में पड़ी, कना ने झट से सिर उठाया। अगले ही पल वह तेजी से पीछे मुड़ी और ऐना कहते हुए उसकी कमर से लिपटकर जोर जोर से रो पड़ी। ऐना ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह बड़ी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कना प्लीज रो मत। मैंने तुझे कितनी बार फोन किया, लेकिन तेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तू जानती है मैं कितनी घबरा गई थी, इसलिए तो इतनी रात को हड़बड़ाकर यहाँ आना पड़ा। कना की सिसकियां और तेज हो गई। भर्राई हुई आवाज में उसने कहा, ऐना वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो जानता था ना कि उसके लिए मेरे दिल में क्या फीलिंग्स है, फिर भी अपने मतलब के लिए इतने दिनों तक मेरे इमोशंस से खेलता रहा। उसकी आवाज टूट गई। ऐना कुछ पल चुप रही, फिर हल्के मगर गंभीर स्वर में बोली, कना मैंने तुझे बहुत पहले ही सावधान किया था, लेकिन तूने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। उसने कन्ना के आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कभी तेरा बुरा नहीं चाहा। आज अगर सागर वो वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे नहीं भेजता, तो शायद आज भी तेरी ये गलतफहमी नहीं टूटती। ऐना की आवाज में अब दर्द के साथ थोड़ी नाराजगी भी थी। तू सिर पर पट्टी बांध कर भी उस शैतान के लिए लाइन में खड़ी थी। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि हर इंसान हर चीज के लायक नहीं होता। वह गहरी सांस लेकर बोली, लेकिन तू अंशु के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मेरी कोई भी बात तेरे कानों तक पहुंचती ही नहीं थी। कना की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह टूटी हुई आवाज में बोली, मैंने तो उस पर विश्वास किया था, है ना? मुझे क्या पता था कि वो मेरे विश्वास की कीमत इस तरह देगा। उसने धीरे से सिर झुका लिया। मैं गरीब हूँ, इसलिए मैंने कभी उससे किसी तरह का फायदा नहीं उठाया। लेकिन क्या गरीब होना ही मेरा अपराध है? उसकी आवाज में दर्द और अपमान की कसक साफ सुनाई दे रही थी। क्या गरीब घर के लड़के लड़कियों की दोस्ती भी सिर्फ गरीबों तक ही सीमित रहनी चाहिए? कना की सांसें तेज हो रही थी। बहुत दर्द हो रहा है ना? मैंने गलत इंसान को अपने दिल में जगह दे दी, गलत इंसान से प्यार करने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। गलत? सब कुछ गलत था। ऐना चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। फिर वह धीरे से कना के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने बड़े प्यार से कना के आंसू पोंछे और नरम आवाज में बोली, गलतियां ना हो तो हमें सही इंसान को पहचानने की समझ भी नहीं आती। कना, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये गलती होना जरूरी था। सोच, अगर तू और ज्यादा समय तक उसके साथ जुड़ी रहती तो शायद और ज्यादा टूट जाती। ऐना ने गहरी सांस लेकर कहा, इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर कि समय रहते उसका असली चेहरा तेरे सामने आ गया। उसकी आवाज अब थोड़ी दृढ़ हो गई। हर किसी को वक्त रहते अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता, लेकिन तुझे वो मौका मिला है। फिर उसने हल्की सी चेतावनी भरे लहजे में कहा, बस मैं यही उम्मीद करूंगी कि कल कॉलेज जाकर तू फिर उस लड़के की बातों में आकर आज की सारी बातें भूल नहीं जाएगी। कना अभी भी ऐना के सीने से लगकर सिसक रही थी। उसके आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। काफी समय बीत चुका था। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐना कुछ देर पहले ही घर लौट गई थी, लेकिन कना अभी बालकनी में चुपचाप बैठी थी। उसे थोड़ा समय चाहिए था खुद को संभालने के लिए। शायद यही वजह थी कि ऐना भी उसे वह अकेलापन देकर चली गई थी। कभी कभी अपने भीतर उठे तूफान को शांत करने के लिए इंसान को खुद के साथ थोड़ा समय बिताना ही पड़ता है। अगली सुबह
सुबह नींद खुलते ही कना बिस्तर पर बैठ गए और सिर पकड़कर कुछ देर वैसे ही बैठी रही। शायद रात भर रोने की वजह से उसका सिर दर्द कर रहा था। तभी रसोई घर से उसकी माँ की तेज आवाज सुनाई दी। एक कना, जल्दी उठकर ब्रश करके आजा, चाय बन चुकी है। बार बार गैस जलाकर उसे गर्म नहीं करूंगी। माँ की झुंझलाई हुई आवाज सुनकर कना धीरे से बिस्तर से उतर गई। इस वक्त उसे सच में एक कप गर्म चाय की जरूरत थी। ढककर रख दो, मैं आ रही हूँ। इतना कहकर वह आंगन के नल के पास मुंह धोने चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर जब वह चाय का कप हाथ में लेकर आकर बैठ गई, सामने माँ और उसका छोटा भाई भी बैठे थे। अचानक उसकी माँ ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, कना तेरी आंखें इतनी लाल और सूजी हुई क्यों लग रही हैं? तू रोई थी क्या? अचानक पूछे गए इस सवाल से कना एक पल के लिए घबरा गई। फिर थोड़ा हक लाते हुए बोली, नहीं तो, मैं क्यों रोऊंगी? शायद ज्यादा सो गई इसलिए ऐसा लग रहा है। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ, कुछ नोट्स लिखना बाकी है। इतना कहकर वह वहां से चली गई। कॉलेज कॉलेज के गेट में प्रवेश करते ही कना की नजर सामने खड़े अंशु पर गई। उसे देखते ही उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। जिस इंसान को देखने के लिए वह हर दिन कॉलेज आने को बेचैन रहती थी, आज उसी से नजर चुराकर निकल जाना पड़ेगा। यह सोचकर ही उसके सीने में दर्द उठने लगा। वह जानती नहीं थी कि यह कैसे करेगी, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। कना बिना किसी तरफ देखे सीधे क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह अंशु के पास से आगे निकलने लगी, पीछे से उसकी आवाज आई। कना, उस आवाज को अनसुना करके वह आगे बढ़ जाना उसके लिए आसान नहीं था। उसके कदम लगभग रुक ही गए थे कि तभी कल की सारी बातें अचानक उसके मन में गूंज उठी। वह खुद को संभालते हुए बिना रुके आगे बढ़ने लगी, लेकिन अगले ही पल पीछे से आंसू तेजी से आया और उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। बेस्टू, नाराज हो क्या? उसके सब दबा में ही थे कि अगले ही पल ठस, एक तेज थप्पड़ की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज उठी। आंसू ने तुरंत अपना गाल पकड़ लिया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वह अवाक होकर सामने खड़ी कना को देखने लगा। परछाई की तरह सब कुछ एक पल में बदल गया। ठस, थप्पड़ की तेज आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। आंसू अपने गाल पर हाथ रख के अवाक सा खड़ा रह गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। सामने खड़ी लड़की को वह जैसे पहचान ही नहीं पा रहा था। उसके होंठ कांपते हुए खुले। कना, तूने मुझे मारा? यह कहते हुए उसने जल्दी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ लोग हैरानी से उन्हें देख रहे थे, तो कुछ अपने होठों पर हाथ रखकर हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। सबकी निगाह जैसे उसी पर टिक गई थी। अंशु के चेहरे पर अपमान की लाली साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय कना की ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज उसके कानों में पड़ी। मिस्टर अंशु, आगे से बिना इजाजत किसी लड़की को छूने की कोशिश मत कीजिए। वह एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। मैं बस्ती में रहने वाली गरीब लड़की जरूर हूँ, लेकिन आत्मसम्मान हमारे अंदर आप जैसे अमीर लोगों से कहीं ज्यादा होता है। आंसू की बहुएं सिकुड़ गईं। उसे जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि कन्ना उससे इस तरह बात कर सकती है। वह झुंझलाकर बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या उल्टा सीधा बोल रही है तू? कन्ना की आंखों में अब गुस्से की जगह एक अजीब सी ठंडक थी। वह धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द और तिरस्कार साफ झलक रहा था। दिमाग मेरा नहीं, शायद तुम्हारा खराब हो गया है अंशु, वह बोली। दोस्ती के नाम पर जो हक तुम समझने लगे हो ना, वो हक मैंने तुम्हें कभी दिया ही नहीं। उसके शब्द हवा में तीर की तरह तैर गए और अंशु पहली बार खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। कन्ना के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में अब पहले वाली मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक ठंडी समझदारी चमक थी। वह धीरे से बोली, तेरा दिमाग खराब तो बहुत पहले से था अंशु, लेकिन कल से ठीक हो गया। आंसू हैरानी से उसे देखने लगा। कन्ना ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए आगे कहा, कल से समझ में आने लगा कि दोस्ती के नाम पर चेहरे के पीछे कौन लोग वार करते हैं और कौन सच में दोस्त बनकर मुसीबत में बचाते हैं। आंसू अब साफ साफ बेचैन हो गया था। वह थोड़ा आगे बढ़कर तेज आवाज में बोला, तुझे हुआ क्या है कन्ना? किसी ने कुछ कहा है क्या? उसने चारों तरफ गुस्से भरी नजर घुमाई और दांत भींचते हुए बोला, बस एक बार उसका नाम बता दे, देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। कना अचानक जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी में मजाक कम और तिरस्कार ज्यादा था। वह बोली, अच्छा ऐसा है? फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन खोलते हुए कहा, तो जरा ये देख, पहचानता है इन्हें या नहीं? इतना कहकर उसने कल का वह वीडियो अंशु के सामने कर दिया। वीडियो चलते ही अंशु की आंखें जैसे बाहर निकल आईं। उसके चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, तूने ये कहाँ से पाया? कन्ना ने होठों पर एक तीखी व्यंग भरी मुस्कान ला दी। यह जानकर तुझे क्या मिलेगा?
वह शांत लेकिन चुभती हुई आवाज में बोली। फिर मोबाइल की स्क्रीन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, वीडियो में जो आदमी बात कर रहा है उसे पहचान लिया ना? उसकी आवाज और भी कठोर हो गई। यही वो इंसान है जो इतने दिनों से दोस्ती का मुखौटा पहनकर अपने गंदे इरादों को छुपाए हुए था। वह एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे लेकिन बेहद गहरे स्वर में बोली, जिंदगी में तेरे जैसे 100 नकाबपोश दोस्तों से बेहतर है एक सच्चा दोस्त होना, क्योंकि कम से कम वो पीठ पीछे वार तो नहीं करता। उसकी नजरें अंशु के चेहरे पर टिक गईं। क्या पता कब यही नकाबपोश दोस्त पीछे से तलवार घोंप दे। यह सुनकर अंशु के चेहरे की घबराहट और भी गहरी हो गई और चारों तरफ खड़े लोग अब चुपचाप इस सच्चाई के सामने खुलते हुए नकाब को देख रहे थे। अंशु कुछ कहने ही वाला था, कना तू झूठ, लेकिन उससे पहले ही कना ने उसे बीच में रोक दिया। उसकी आवाज शांत थी, मगर हर शब्द अंशु के अहंकार पर चोट कर रहा था। वह बोली, भविष्य में यह लो क्लास लड़की कभी भी दोस्ती का हक लेकर तेरे पास नहीं आएगी। एक पल के लिए उसने गहरी सांस ली, फिर ठंडी, आज के बाद मैं अपनी हद में ही रहूंगी, लेकिन अगर तुझे कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो कह देना, मैं कर दूंगी। उसके लिए ऐसा नकाब पहनने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सी दूरी थी। मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर कन्ना मुड़ी और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। अंशु वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके पैरों को जमीन से बांध दिया हो। उसका दिमाग अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी अभी हुआ क्या है। तभी उसकी बगल में खड़े एक दोस्त ने व्यंग से हंसते हुए कहा, वाह भाई, आज तो कमाल हो गया। कॉलेज के क्रश के गाल पर किसी लड़की की 5 उंगलियों के निशान। दूसरा लड़का भी ठाकर लगाकर बोला, क्या रे अंशु, कैसा लगा थप्पड़? आज तो कना और तेरी स्टैंडर्ड एक ही हो गई। आखिर अंशु सेन को भी एक क्लासलेस लड़की से थप्पड़ खाना पड़ा। उसकी हंसी और ताने जैसे हवा में गूंजने लगे। हर एक शब्द अंशु के सीने में कांटे की तरह चुभ रहा था। शायद जिंदगी में पहली बार उसे इस तरह सबके सामने अपमानित होना पड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया, जबड़े इतने जोर से भिज गए कि नसें तक उभर आईं। उसने अपने दोनों हाथों को कसकर मुट्ठियों में भींच लिया, फिर अचानक गुस्से से अपने दोस्तों पर चिल्ला उठा, शट अप। उसकी तेज आवाज सुनकर आसपास खड़े लोग एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन अंशु के अंदर जो तूफान उठ चुका था वो अब इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। क्लास चल रही थी, प्रोफेसर ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझा रहे थे और पूरी क्लास खामोशी से नोट्स लिखने में व्यस्त थी, लेकिन कना का ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पा रहा था। अचानक उसकी नजर खिड़की से बाहर बरामदे की तरफ चली गई और अगले ही पल वह हैरानी से चिटक गई। खिड़की के ठीक सामने बरामदे में अंशु खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा कागज था जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, सॉरी। अंशु की नजर जैसे ही कना पर पड़ी, दोनों की आंखें एक पल के लिए टकरा गईं। फिर अंशु ने झिझकते हुए एक हाथ से अपना कान पकड़ लिया और होठों से धीरे धीरे बोला, सॉरी। हालांकि उसकी आवाज कन्ना तक नहीं पहुंची, लेकिन उसके होंठ की हरकत साफ बता रही थी कि वह क्या कह रहा है। कन्ना कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए धीरे से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी बगल में बैठी ऐना तुरंत फुसफुसाकर बोली, इन सब नाटकों में पिघल मत जाना, समझी? उसने आंखें तरेरते हुए कहा, नहीं तो बहुत जल्दी तुझे फिर से बेवकूफ बनाकर साइड कर देगा वो। इधर क्लास के अंदर भी हल्की हल्की फुसफुसाहट शुरू हो गई। कना के सामने वाली बेंच पर बैठा एक क्लासमेट अपने दोस्त से धीरे से बोला, वे यार, ये तो कमाल हो गया। उसने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। जिस लड़की ने इसे थप्पड़ मारा उसी का गुस्सा शांत कराने के लिए अंशु खुद क्लासरूम के सामने प्ले कार्ड लेकर खड़ा है और ऊपर से कान भी पकड़ रहा है। उसका दोस्त हंसी दबाते हुए बोला, सच में अंशु सेन के लिए सीन तो किसी फिल्म से कम नहीं है। धीरे धीरे पूरी क्लास में दबा दबा सा शोर फैलने लगा, लेकिन कना वह बाहर खड़े अंशु की तरफ दोबारा देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर उसने एक बार फिर उसकी तरफ देखा तो शायद उसके दिल की दीवारें उतनी मजबूत नहीं रह पाएंगी। उसकी बात सुनकर उसकी बगल में बैठी लड़की हल्की सी हंसी दबाते हुए बोली, अरे ये क्या, सिर्फ दोस्ती में ही अटका हुआ है? उसने खिड़की के बाहर खड़े अंशु की तरफ देखकर फिर कहा, देखना किसी दिन अंशु कन्या को प्रपोज भी कर देगा। अगर इसमें प्यार ना होता तो कोई लड़का इतनी मेहनत करता है क्या? उन दोनों की धीमी धीमी बातें पूरी तरह से कन्या और मीनाक्षी के कानों तक पहुंच रही थी। मीनाक्षी ने एक बार चुपचाप कन्या की तरफ देखा। कन्या सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसकी उंगलियां कापी के कोने को बेवजह मरोड़ रही थी। मीनाक्षी सब समझ रही थी। उसने सामने बैठी लड़कियों की तरफ देखते हुए दांत भींचकर
धीमी मगर सख्त आवाज में कहा। इतना सब सोचने की बजाय क्लास पर ध्यान दो। उसकी आवाज में साफ चेतावनी थी। लड़कियां थोड़ा सकपकाकर चुप हो गई, लेकिन नैनाक्षी के मन में बेचैनी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं कना इन सब बातों को सुनकर फिर से अंशु के लिए नरम न पड़ जाए। वह अच्छी तरह से जानती थी कना के दिल में अंशु के लिए पहले से ही एक खास जगह है, और अगर ऐसे हालात बन जाएं, अगर कोई लड़का सबके सामने इस तरह माफी मांगे और लोग उस रिश्ते को प्यार का नाम देने लगे, तो किसी भी इंसान का दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है। गुस्सा, शिकायत, दर्द, सब कुछ मानो बहकर कहीं दूर चला जाता है। लेकिन नैनाक्षी ये भी जानती थी, जो लोग जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जो अपने रिश्तों को दिल से पकड़ कर रखना चाहते हैं, वही लोग अक्सर सबसे ज्यादा टूटते हैं। क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो वो एक झटके में नहीं टूटता, वो धीरे धीरे तिल तिल करके इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। क्लास खत्म होते ही छात्र छात्राएं धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। कना भी अपना बैग कंधे पर टांग कर चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे वह क्लास रूम से बाहर निकली, पीछे से किसी की बेचैन आवाज उसके कानों में पड़ी। सॉरी कना, प्लीज सॉरी। अंशु उसके पीछे पीछे चल रहा था। कना ने सुना मगर जानबूझकर मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसके ठीक बगल में चल रही थी मीनाक्षी, और उसकी कड़क चेतावनी भरी नजरें साफ कह रही थी कि कना, अगर जरा भी नरम पड़ी तो वह उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। तीनों सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। मीनाक्षी तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी, लेकिन उसी पर मौका देखकर अंशु ने अचानक कना का हाथ पकड़ लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कना समझ ही नहीं पाई। अंशु ने झटके से उसे अपनी तरफ खींचा और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए ऊपर की तरफ म्यूजिक क्लास की ओर ले गया। उसे अच्छी तरह पता था कि इस समय वहां कोई क्लास नहीं होती है। कना कुछ कहने ही वाली थी कि अंशु ने तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से ढक दिया और उसे हल्के से दीवार से टिकाकर खड़ा कर दिया। दोनों के बीच अब मुश्किल से कुछ इंच का फासला रह गया था। कना की धड़कन अनजाने में तेज हो गई। अंशु का चेहरा उसके बिल्कुल सामने था। आंखों में घबराहट और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह लगभग हाँफते हुए बोला, सॉरी कना, सॉरी सॉरी, सच में सॉरी। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वो वीडियो अगर सच भी है तो उसमें कही हुई बातें सच नहीं है। प्लीज मुझ पर विश्वास कर। वह जल्दी जल्दी बोलता चला गया। सिरा को किसी से पता चला था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। वो लोग मुझे सरप्राइज देने के लिए अचानक मेरे फ्लैट पर आ गए थे। उसने गहरी सांस ली। उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लिया, लेकिन कब वो लिमिट क्रॉस हो गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। उसकी आंखें सीधे कन्ना की आंखों में टिक गईं। जो कुछ भी कहा वो सब नशे में कहा था। उस वक्त मुझे खुद होश नहीं था, तो मुझे कैसे याद रहेगा कि मैंने क्या कहा और क्या नहीं। कुछ पल के लिए उसकी आवाज धीमी पड़ गई, फिर उसने नरम होकर कहा, तू पहले भी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी। उसने लगभग विनती करते हुए कहा, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अंशु का चेहरा पूरी तरह सूखा और बेचैन लग रहा था। वह धीरे से बोला, प्लीज यार, मुझे माफ कर दे। कनक कुछ पल तक चुपचाप अंशु की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में जैसे कोई गहरी सोच चल रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। उसकी आवाज शांत थी, मगर शब्दों में साफ कठोरता थी। अंशु के चेहरे पर तुरंत उम्मीद की एक हल्की सी चमक आ गई। वह जल्दी से बोला, बोल क्या शर्त है। उसने बिना एक पल गंवाए फिर कहा, बताओ कन्ना, मैं मान जाऊंगा। तेरे लिए हर शर्त मंजूर है। उसकी आवाज में बेचैनी भी थी और डर भी, जैसे उसे बस किसी तरह कना को खोने से बचाना हो। कना ने हल्का सा सिर झुकाया, फिर धीरे धीरे अपनी नजर उठाकर अंशु की आंखों में देखी। उसके होठों पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान उभरी। इतनी जल्दी हाँ मत बोल अंशु, वह धीमे स्वर में बोली, क्योंकि मेरी शर्त सुनने के बाद शायद तुझे लगे कि यह तेरे बस की बात नहीं है। अंशु ने बिना झिझक तुरंत कहा, कुछ भी हो मैं मान जाऊंगा। कनक कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, अगर तू सच में चाहता है कि मैं तुझे माफ कर दूं। वह थोड़ा पास झुकी और धीरे लेकिन साफ आवाज में बोली, तो आज के बाद हमारी दोस्ती पहले जैसी नहीं रहेगी। अंशु की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। कन्ना ने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी बात पूरी की, क्योंकि अब से मैं तुझसे सिर्फ एक वादा चाहती हूँ कि तू कभी भी मेरे भरोसे को दोबारा नहीं तोड़ेगा। उसकी आवाज धीमी थी, मगर हर शब्द अंशु के दिल तक पहुंच रहा था। सारी शर्तें मानने की जरूरत नहीं है, कन्ना ने हल्की मगर सख्त आवाज में कहा। फिलहाल बस एक शर्त मान ले, मुझसे वादा कर कि तू अब कभी ड्रिंक्स नहीं करेगा। कन्ना की आंखों में नाराजगी के साथ साथ चिंता भी साफ दिखाई दे रही थी। वह आगे बोली, अंकल आंटी ने तुझ पर कितना भरोसा करके
तुझे बाहर पढ़ने भेजा है। जितना हो सकता है उन्होंने तुझे अच्छा रखा है, फिर भी तू उसी भरोसे को तोड़कर खुद को गलत रास्ते पर क्यों ले जा रहा है? वह एक पल के लिए रुकी, फिर धीमे मगर गंभीर स्वर में बोली, तेरे लिए अलग फ्लैट किराए पर लिया ताकि तू आराम से रह सके, किसी के साथ एडजस्ट करने की परेशानी ना हो। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए कि तू अच्छा रहे, लेकिन तू उस खाली फ्लैट को दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने की जगह बना देगा? क्या ये ठीक है? सच सच बता, तुझे खुद ये सही लगता है? कन्ना की बात सुनकर अंशु का सिर झुक गया। उसके पास कहने के लिए जैसे कोई शब्द नहीं बचा हो। कुछ पल चुप रहने के बाद वह धीरे से बोला, अब कभी इन सब चीजों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, वादा करता हूँ। इतना कहकर अंशु ने कन्ना की ओर देखते हुए कहा, तुझे छूकर प्रॉमिस करता हूँ। अंशु की आवाज सुनते ही कन्ना के होठों पर हल्की सी मुस्कान खिल गई। उसकी आंखों की नाराजगी जैसे एक पल में पिघल गई। उसे महसूस हुआ शायद अंशु ने सच में उसकी बात दिल से मान ली है। कन्ना ने अपनी कलाई घड़ी की ओर नजर डालते हुए कहा, तो चल आज इस खुशी में एक कप चाय हो जाए। यह कहकर जैसे ही वह आगे बढ़ने लगी, अंशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कन्ना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अंशु थोड़ी धीमी आवाज में बोला, सुन, तेरे और मेरे भी जो भी गलत फहमियां थी, अब सब ठीक हो गया है, लेकिन अभी ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कन्ना ने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्यों? अंशु ने हल्की सांस लेकर कहा, खासकर तेरी दोस्त ऐना को तो बिल्कुल मत बताना। पता नहीं क्यों वो मुझे कभी पसंद नहीं करती है। अगर उसे पता चला कि इतना सब होने के बाद भी हमारे बीच सब ठीक हो गया है, तो फिर से वो तुझे मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलने लगेगी। वह थोड़ा और करीब आकर बोला, मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती के बीच कोई तीसरा आए, इसलिए प्लीज सबको वही लगने दे कि हमारे बीच अभी भी झगड़ा चल रहा है। तब कोई हमारे पीछे नहीं पड़ेगा। फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसने कहा, जरूरत पड़े तो हम ऐसे ही छुप छुप कर मिल लिया करेंगे, और बात करने के लिए फोन तो है ही। समझी पगली? अंशु की बातें सुनकर कन्ना ने ज्यादा कुछ सोचे बिना ही हल्का सा सिर हिलाकर हामी भर दी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, उसने धीरे से कहा। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब मैं चलती हूँ। कन्ना थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक उसकी टक्कर ऐना से हो गई। ऐना ने जैसे ही कन्ना को देखा, तुरंत चिंतित होकर बोली, कहाँ चली गई थी तू? मैं तो तुझे पूरे कॉलेज में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। कन्ना चुप रही। उसके चेहरे की खामोशी देखकर ऐना की आंखों में हल्का सा शक उभर आया। वह फिर से सवाल करते हुए बोली, तू कहीं फिर से उस अंशु से बात करने तो नहीं चली गई थी? कन्ना ने तुरंत ऐना का हाथ पकड़कर उसे आगे की ओर खींचते हुए कहा, वो तू ना बहुत ज्यादा सोचती है। अचानक मुझे याद आया कि लाइब्रेरी से एक किताब लेनी है, इसलिए वहीं चली गई थी। तुझे बताने के लिए पीछे मुड़ी तो देखा तू सामने ही नहीं थी। ऐना ने भौहें सिकोड़ते हुए कन्ना की तरफ गौर से देखा, जैसे उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई पढ़ने की कोशिश कर रही हो। सच बोल रही है ना? उसने संदेह भरे स्वर में पूछा। कन्ना ने नजरें सामने टिकाए हुए शांत आवाज में कहा, हाँ सच ही बोल रही हूँ रे। ऊपर खड़े अंशु की नजर नीचे जाती हुई कन्ना और एनाक्षी पर टिकी हुई थी। वह चुपचाप रेलिंग के सहारे खड़ा था और उनकी दूर जाती परछाइयों को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, जैसे भीतर कोई आग धीरे धीरे भड़क रही हो। लेकिन उसी गुस्से के बीच उसके होठों के कोनों पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान उभर आई। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। धीरे से उसने खुद से ही बुदबुदाया, खेल तो अभी शुरू हुआ है कना। और फिर कुछ देर तक वह वहीं खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा, जैसे उसके मन में कोई खतरनाक योजना चुपचाप आकार ले रही हो। कॉलेज के गैरेज से अपनी साइकिल निकालकर कना और एनाक्षी कॉलेज गेट के बाहर आ गई। गेट के बाहर आते ही एनाक्षी ने साइकिल धीरे करते हुए कहा, ए कना, कुछ खाएगी? चल ना, बहुत भूख लगी है। कना अचानक रुक गई। भूख से उसका पेट सच में मरोड़ रहा था, लेकिन बाहर कुछ खाने का मतलब था लगभग 40 रुपए खर्च हो जाना। दोनों मिलकर अगर चाउमीन और चाय खाएंगी तो इतने तो लग ही जाएंगे। वैसे भी हर बार एनाक्षी उसे खिलाती है। यह सोचकर कन्ना को अपने सामने अजीब सा छोटा महसूस होता था। उसके मन में एक और बात घूम रही थी, इन पैसों से तो उसके घर में सबके 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो सकता है, और ऊपर से उसे उस मिस्टर अग्नि को भी पैसे लौटाने हैं। इसी सोच विचार में जैसे वह कहीं खोसी गई थी। अब तो भूख की तकलीफ सहने की भी उसकी आदत सी हो गई थी। ये कन्ना, कहाँ खो गई? एनाक्षी की आवाज सुनकर कन्ना की तंद्रा टूटी। एनाक्षी साइकिल का हैंडल हिलाते हुए मुस्कुराकर बोली, चल ना, चाउमीन और एक कप चाय पीकर आते हैं। सुनना है ना, आज मुझे भूख नहीं है, और घर भी थोड़ा जल्दी पहुंचना है, किसी और दिन खा लेंगे। कन्ना ने सूखे चेहरे के साथ कहा,
मीनाक्षी ने उसे एक पल देखा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर बोली, ठीक है, ध्यान से जाना, मैं चलती हूँ। इतना कहकर एना अपने घर की तरफ चल पड़ी। कना ने अपना कलाई में बंधी हुई पुरानी घड़ी की तरफ देखा। काले चमड़े की पट्टी जगह जगह से फटने लगी थी। उसने समय देखा, ठीक 4 बज रहे थे। कना ने साइकिल तेजी से मोड़ी और कॉलेज के पास वाली झील की तरफ बढ़ गई। झील के किनारे एक बेंच पर अग्नि बैठा हुआ था। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, शायद कना आ रही है या नहीं। फिर उसने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली। 4:05 हो चुके थे। अग्नि ने हल्की झुंझलाहट के साथ होंठ मींच लिए। लड़की जरा पहले नहीं आ सकती क्या? उसने मन ही मन सोचा। और ऊपर से जब आएगी तो ऐसे बात करेगी जैसे बहुत देर से इंतजार कर रही हो। सोचते ही उसके माथे पर झुंझलाहट की हल्की लकीरें उभर आईं। उसी समय कना आकर अग्नि के पास बैठ गई। सॉरी, सॉरी, थोड़ा देर हो गई, उसने हाँफती हुई आवाज में कहा। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे ना? अग्नि ने उसकी तरफ देखा और शांत में बोला, इट्स ओके। अब कैसी हो तुम? सिर का दर्द कम हुआ? दवाइयाँ ठीक से ले रही हो? अग्नि के सवाल सुनते ही कना के भीतर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया। वह कैसी है? इस सवाल का जवाब तो शायद उसे खुद भी नहीं पता था। कभी खुद से ये पूछने का मौका ही कहाँ मिला। और किसी ने भी तो कभी यूं रुककर नहीं पूछा कि वह कैसी है। उसकी आंखों में उमड़ती नमी को उसने जल्दी से निगल लिया। कंठ जैसे अटक गया था। फिर भी खुद को संभालते हुए वह टूटी सी आवाज में बोली, हाँ ठीक हूँ, दवाइयाँ ले रही हूँ। आप कैसे हैं? अग्नि हल्का सा मुस्कुरा उठा, मैं तो हमेशा अच्छा ही रहता हूँ। इसके बाद दोनों चुप हो गए। कुछ देर तक वे झील के साथ स्थिर पानी की तरफ देखते रहे। चारों तरफ हल्की हवा बह रही थी और झील का पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी ने उसकी गहराई में छिपे राजों को थाम कर रखा हो। कना ने अपने बैग में हाथ डाला और टटोलते हुए एक 10 रुपए का नोट निकाला। फिर वह नोट धीरे से अग्नि की तरफ बढ़ा दिया। अग्नि का ध्यान जैसे अचानक टूटा। उसने नोट की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे बड़े ध्यान से लेकर अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। कना थोड़ा झिझकते हुए बोली, अभी आप ये 10 रुपए रख लीजिए, जब मुझे कोई काम मिल जाएगा तो थोड़ा ज्यादा देकर पूरा चुका दूंगी। वह एक सांस में बोलती चली गई। अच्छा, आपके मालिक ने आपको डांटा तो नहीं? आपकी सैलरी तो नहीं काटी गई? मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई ना? उस लाइट को बदलने में कितना खर्च आया? कना लगातार बोलती ही जा रही थी। अग्नि ने अचानक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे जरा सांस तो ले लीजिए। एक साथ इतनी बातें करने का टैलेंट शायद भगवान ने सिर्फ लड़कियों को ही दिया है ना? अग्नि की बातों में हल्का सा व्यंग था। कना ने तुरंत उसे महसूस कर लिया। उसका गुस्सा धीरे धीरे सिर पर चढ़ने लगा। उसने आंखें तरेर कर अग्नि की तरफ देखा और झुंझलाकर बोली, किसी के लिए अच्छा सोचना भी नहीं चाहिए। मेरी वजह से नुकसान हुआ था, इसलिए आगे बढ़कर पूछ लिया। अग्नि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस कुछ पल तक चुपचाप कना को देखता रहा। फिर शांत स्वर में बोला। अग्नि ने कना की तरफ देखते हुए कहा, अभी तो तुम कॉलेज में पढ़ रही हो, ऐसे में काम कैसे करोगी? तुमसे ज्यादा पैसे पाने के लिए तो मुझे अभी 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा, है ना? कना के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। मैं धीमे स्वर में बोली, शायद नहीं, हो सकता है इस साल ही पढ़ाई का आखिरी पड़ाव हो। काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? अग्नि ने भौहें सिकोड़ ली। सिर्फ 1 साल के लिए तुम 2 साल की मेहनत यूं ही छोड़ दोगी? और तुम्हारी उम्र ही क्या है कि अभी से पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी उठानी पड़े? फिर थोड़ा उत्सुक होकर उसने पूछा, अंकल तो है ना, वो क्या करते हैं? कना ने कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और थकान एक साथ थी। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर अग्नि, हर कोई तो सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होता। हर किसी की किस्मत में सब कुछ लिखा भी नहीं होता है। जितना मिला है उसी में खुद को ढालना सीख लिया है। फिर उसने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, आपके सारे पैसे मैं चुका दूंगी। इतना कहकर कन्ना ने अपनी साइकिल उठाई। अब चलती हूँ, देर हो रही है, कहते हुए वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ गई। अग्नि बस वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। झील के शांत पानी की तरह उसके मन में भी अब कई सवालों की हलचल उठने लगी थी। झील से थोड़ा दूर आते ही कना ने जैसे राहत की सांस ली। अपने बुरे दिनों की कहानी वह किसी को बताना ही नहीं चाहती थी। बताकर भी क्या होगा? आज अगर किसी को बताएगी तो 2 दिन तक लोग सहानुभूति जताएंगे और तीसरे ही दिन वही लोग उसे अछूत की तरह नजरअंदाज करने लगेंगे। इसलिए उसने मन ही मन तय कर रखा था कि घर की बातें घर की चार दीवारी के बीच ही रहना बेहतर है।
उधर अग्नि कुछ देर तक हैरानी से कनक के जाते हुए रास्ते की तरफ देखता रहा। उसे लगा जैसे वह लड़की खुद को किसी अदृश्य घेरे में कैद करके रखे हुई है। उसके होठों पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती है, लेकिन उसकी आंखें और चेहरे पर छिपा हुआ दुख साफ दिखाई देता है। शायद उसके परिवार में कोई बड़ी परेशानी है, वरना कोई लड़की यूं ही पढ़ाई छोड़कर काम करने की बात क्यों करेगी। अग्नि ने धीरे से एक लंबी सांस ली। ओह, हर किसी की जिंदगी किसी न किसी समस्या से भरी हुई है, उसने मन ही मन सोचा। बस फर्क इतना है, हर इंसान की परेशानियां अलग होती हैं। कुछ पल बाद वह उठकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसका अगला ठिकाना था एबी म्यूजिक वर्ल्ड। कनन ने घर के आंगन में साइकिल रखी और जैसे ही अंदर कदम रखने वाली थी, तभी घर के भीतर से हंसी और कई लोगों की बातचीत की आवाजें सुनाई देने लगी। वह थोड़ा ठिठक गई, मन ही मन सोचने लगी, घर में कौन आया है। यह सोचते ही जैसे वह अंदर गई, उसने देखा कि कमरे में कुछ अनजाने चेहरे बैठे हुए हैं। जैसे ही कना अंदर दाखिल हुई, कई जोड़ी आंखें एक साथ उसकी तरफ उठ गई। अचानक सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर कना कुछ समझ ही नहीं पाई। वह कुछ सेकंड तक हैरानी से उन सबकी तरफ देखती रह गई। तभी बत्तीसों दांत दिखाते हुए प्रदीप बाबू हंसकर बोले, अरे लो, मेरी बेटी भी आ गई। उधर प्रियंका देवी अचानक जल्दी से उठकर कना की तरफ बढ़ी। उन्होंने कना का हाथ पकड़ते हुए कहा, कना अंदर चल, तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर वह लगभग उसे खींचते हुए कमरे के अंदर ले गई। कना अभी भी पूरी तरह हैरान थी। वह धीमी आवाज में पूछ बैठी, माँ बोलो, कौन है। प्रियंका देवी ने नजर दूसरी तरफ फेरते हुए धीमे स्वर में कहा, वो लड़के वाले हैं, तुझे देखने आया है। फिर जल्दी से बोली, मैं साड़ी लेकर आती हूँ, तू जल्दी से तैयार हो जा। माँ की बात सुनकर भी कना जैसे समझ ही नहीं पाई कि उसने अभी क्या सुना है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वह अवाक होकर बोली, क्या कह रही हो माँ, शादी अभी। उसकी आवाज में गुस्सा और अविश्वास साफ झलक रहा था। यह लड़का जरूर उसके पापा ही पकड़ कर लाए होंगे, है ना। कन्ना ने तीखे स्वर में कहा, किसी शराब खाने में ही पहचान हुई होगी। सही कह रही हूँ ना। प्रियंका देवी चुप रही। वह खुद भी अपने पति के इस फैसले से अंदर से काफी हैरान थी, लेकिन सामने इतने लोग बैठे थे, उनके सामने कुछ भी कह नहीं सकती थी। कन्ना को क्या जवाब दे, वह समझ ही नहीं पा रही थी। कन्ना ने माँ की चुप्पी देख ली। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ उभर आया। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है माँ, उसने भारी आवाज में कहा। आपकी चुप्पी ही बता रही है। फिर वह दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, मेरा जवाब मैं खुद बाहर जाकर दे देती हूँ। इतना कहकर जैसे वह बाहर जाने लगी, प्रियंका देवी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। घबराई हुई आवाज में वह बोली, कहाँ जा रही है तू। अगर तू अभी सबके सामने कुछ बोल देगी तो तेरा बाप कितना गुस्से में आ जाएगा, तुझे पता नहीं है। उन्होंने कन्ना का हाथ कसकर पकड़ लिया। तू उस आदमी को नहीं जानती, उन्होंने डरते हुए कहा। कन्ना की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ चमक उठे। वह दृढ़ आवाज में बोली, जानती हूँ, तभी तो कह रही हूँ माँ। आपकी जिंदगी और इस घर की सारी खुशियां खत्म करके भी क्या वो रुके। अब उनकी नजर मुझ पर आकर ठहर गई है। उसकी आवाज और सख्त हो गई। मैं अपनी जिंदगी के साथ किसी को खेलने नहीं दूंगी। अपना फैसला लेने लायक उम्र और समझ मुझ में आ चुकी है, और ये बात आपके पति को समझाना बहुत जरूरी है। कना की आंखों में अब आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। अगर हम उनके डर से ऐसे ही सिमट कर बैठे रहेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब रोज शराब खाने से कोई ना कोई आदमी घर में आएगा, और फिर आप सुनेगी, वो उधार लेकर जो शराब पीते हैं, उसका पैसा चुकाने के लिए मुझे किसी के हाथों सौंप दिया गया है। यह सुनते ही प्रियंका देवी घबरा गई। उन्होंने तुरंत कन्ना के मुंह पर हाथ रख दिया। चुप चुप, वह घबरा कर बोली, क्या बोलती जा रही है तू। कन्ना ने माँ की तरफ सीधी नजर से देखा और धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, मैं जो कह रही हूँ वो कितना सच है, ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं। हो सकता है इस लड़के से भी मोटी रकम लेकर ही वो मुझे उसके हवाले कर रहे हो। तभी बाहर से एक कर्कश आवाज गूंज उठी, कन्ना को लेकर आओ। आज मेरे नसीब में क्या लिखा है पता नहीं, लेकिन आपके पति के नसीब में आज दुख लिखा है। मैं ये कह देती हूँ माँ। इतना कहकर कन्ना उसी तेजी से कमरे से बाहर निकल गई जैसे अंदर आई थी। बाहर के कमरे में पहुंचते ही वह गंभीर आवाज में बोली, क्यों बुलाया है मुझे। कोई जरूरत थी। फिर हल्की सी व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, ओह सॉरी, तुम तो बिना जरूरत किसी को बुलाते ही नहीं। प्रदीप बाबू ने एक पल सामने बैठे लड़के वालों की तरफ देखा, फिर दबी आवाज में गुस्से से बोले, तुझे मेहमानों के सामने बात करने की तमीज नहीं है क्या। फिर ऊंची आवाज में बोले, अरे प्रियंका, मैंने कहा था ना, लड़की को तैयार करके लेकर आओ।
कना ने तुरंत बात काट दी। उसकी आवाज में अब सीधी चुनौती थी। माँ को क्यों बुला रहे हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। फिर उसने सामने बैठे 3 आदमियों की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, यह लोग मेहमान हैं, लड़के वाले। उसके होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान उभर आई। मुझे तो ये तुम्हारे शराब खाने के पार्टनर लग रहे हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कना ने सीधे अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, कितने पैसे उधार लिए हैं इनसे? या फिर मुझे शादी के नाम पर बेचकर मोटी रकम मिलने वाली है? फिरदीप बाबू गुस्से से गरज उठे। कना, तू मेरा अपमान कर रही है। कना के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभर आई। अपमान? वह तीखे स्वर में बोली। किसका अपमान? तुम्हारा? उसकी आवाज और सख्त हो गई। तुम्हें मान सम्मान का एहसास भी है? हर वक्त तो खुद को शराब की बोतल में डुबोए रखते हो। कभी सड़क के किनारे बेसुध पड़े रहते हो। तब सड़क से गुजरने वाले सैकड़ों लोग तुम्हें गालियां देते हैं। वो दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता। कमरे में सन्नाटा गहरा गया। कना की आंखें अब जलने लगी थी। उनकी वो गालियां सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें भी चीर कर रख देती हैं। पूरी दुनिया के लिए जिसकी पहचान एक पक्के शराबी की है, वो आज इन 4 दीवारों के अंदर इज्जत की बात कर रहा है। वह एक कदम आगे बढ़ी। जिस दिन तुम अपनी कमाई से अपनी पत्नी और बेटी के मुंह में खाना डाल सकोगे, उस दिन इज्जत के साथ मेरे लिए लड़का ढूंढ कर लाना। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द अब भी तेज थे। आज अगर मैं शादी करके चली जाऊं, तो कल खाने के लिए तुम्हें दर दर कटोरा लेकर बैठना पड़ेगा। कना की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि अचानक। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।